नमस्कार। मैं हूं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे और आज की चर्चा का विषय है रचनाकार अनुवाद चिंतक। हम लोग जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे हैं रचनाकार अनुवाद चिंतक, संदर्भ एवं आशय। आज 3 महत्वपूर्ण रचनाकार अनुवाद चिंतकों पर चर्चा करेंगे जो हैं वाल्टर बेंजामिन, एजरा पाउंड और व्लादिमीर नोवाकोव। तो चर्चा आरंभ करते हैं। पहले अनुवाद चिंतक आज की चर्चा के केंद्र में हैं, वे हैं वाल्टर बेंजामिन। लेकिन इसके पहले कि वाल्टर बेंजामिन, एजरा पाउंड और व्लादिमीर नोवाकोव की चर्चा करें, हम पहले ये समझते हैं कि आखिर रचनाकार अनुवाद चिंतक जब हम कहते हैं तो उसका क्या अभिप्राय है। व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से क्रिएटिव आर्टिस्ट और क्रिएटिव राइटर्स एंड ट्रांसलेटर थिंकर्स। हम क्या समझते हैं, हमारा क्या अभिप्राय है, क्या मुराद। तो जब हम क्रिएटिव राइटर्स एंड ट्रांसलेशन थियरिस्ट कहते हैं तो हमारा अभिप्राय ये है कि ये ऐसे अनुवाद चिंतक हैं जिन्होंने स्वयं रचनाएं की हैं, यानी मूलतः ये साहित्यकार हैं। उसके बाद साहित्यिक कृतियों के अनुवाद के साथ साथ इन्होंने अनुवाद के संदर्भ में अपनी धारणाएं बदली हैं, अपना चिंतन प्रस्तुत किया है। तो ऐसे रचनाकार अनुवाद चिंतकों को हम चर्चा के केंद्र में क्यों लाना चाहते हैं? हम इसलिए लाना चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि जब रचनाकार स्वयं रचना के साथ साथ अनुवाद कर्म में संलिप्त होता है, अनुवाद करता है और उस अनुवाद कार्य के बाद वो कुछ अनुवाद संबंधी प्रस्तावनाएं करता है, सैद्धांतिकरण करता है, वैचारिकी उत्पन्न करता है, तो उसका क्या सरोकार है, वो क्या करना चाहता है और किस अर्थ में वो विशिष्ट है। तो पहले जैसे मैंने बताया, रचनाकार अनुवाद चिंतक महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि वो स्वयं रचनात्मकता से जुड़े हुए हैं। रचना की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ राइटिंग, प्रोसेस ऑफ क्रिएशन से वे जुड़े हुए हैं और इसलिए अनुवाद प्रक्रिया में रचना प्रक्रिया किस तरह से जुड़ती है, कितना हस्तक्षेप करती है, कितनी उसके लिए सहायक है और कितनी उसके लिए बाधक है, ये भी जानना रोचक होगा इस प्रसंग में। और अब प्रश्न ये हो सकता है कि आखिर इन 3 चिंतकों पर ही क्यों ध्यान केंद्रित किया गया। तो उसका मुख्य कारण ये है कि ये 3 विशिष्ट रचनाकार हैं जिन्होंने उतनी ही महत्ता हासिल की है, उतना ही महत्व प्राप्त किया है अपने अनुवाद कर्म के कारण और सिद्धांत चिंतन के कारण, लेकिन उससे अधिक ज्यादा महत्व उनका है उनके रचनाकार व्यक्तित्व की। यानी पहले वे रचनाकार हैं, क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, राइटर हैं, उसके बाद अनुवादक हैं और अनुवाद के साथ कितना न्याय किया है, कितना उनकी रचनात्मकता उनके कार्य में बाधा उत्पन्न करती है, इन बिंदुओं को भी जानना रोचक हो। तो चर्चा के इस क्रम में जैसा हमने समझा कि रचनाकार अनुवादक और अनुवाद चिंतकों को चुनने का क्या कारण है, इन्हीं चिंतकों को चुनने का क्या कारण है और वो किस अर्थ में अन्य अनुवाद चिंतकों से भिन्न है। तो जैसा मैंने बताया कि ये अनुवाद चिंतक इसलिए विशिष्ट हैं क्योंकि इन्होंने रचना प्रक्रिया देखी है, रचनात्मकता की बाधाएं देखी हैं, स्वयं अपने रचनात्मक सरोकारों को उजागर करने में रचनात्मकता कैसे इनके लिए साधन बनती है, कैसे रचनाकार अपनी नई प्रतिभा नई रचना में उकेरता है और जब वो स्वयं अनुवाद करता है तो उसकी रचनात्मक प्रक्रिया अनुवाद प्रक्रिया में कितनी सहायक हो जाती है,
और कैसे बाधक हो जाती है। ये रोचक निष्कर्ष निकलेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो पहले हम चर्चा करते हैं वाल्टर बेंजामिन। वाल्टर बेंजामिन जर्मन रचनाकार, विचारक हैं और उच्चारण के संदर्भ में बेंजामिन को बेंजामिन भी लोग कहते हैं, BENJAMIN। वाल्टर तो खैर वाल्टर ही होता है, WALTER। तो वाल्टर बेंजामिन जब हम कहते हैं तो हमारा सरोकार एक ऐसे रचनाकार से है जो स्वयं रचना करता है, अनुवाद चिंतन करता है, अनुवादक है। और यही नहीं, वे तो सेना के साथ युद्ध में लड़ाई के लिए भी गए थे। तो ये विशिष्ट प्रतिभा थी और एक तरह से वे जुझारू व्यक्तित्व के धनी थे। तो वाल्टर बेंजामिन इसलिए महत्वपूर्ण। उनका जो नाम है वो जर्मन में जैसा उच्चरित होता है उसी संदर्भ में देखने समझने की जरूरत है। तो जर्मन उच्चारण के अनुसार वो बेंजामिन कहना उचित होगा। अब इनका महत्व अनुवाद के क्षेत्र में कैसे है? 1923 में लगभग 100 साल होने जा रहे हैं, इनका एक बहुचर्चित लेख छपा था, द टास्क ऑफ ट्रांसलेटर। और द टास्क ऑफ ट्रांसलेटर में इन्होंने न केवल अनुवाद के कर्म बताए, अनुवादक की भूमिका बताई, अनुवादक के लिए अपेक्षाएं बताई, प्री रिक्विजिशंस क्या होनी चाहिए, कैसा अनुवाद होना चाहिए, अनुवाद की सैद्धांतिकी कैसे होनी चाहिए, इन बिंदुओं पर प्रकाश डाला। बल्कि उन्होंने यह भी बताने की कोशिश की कि कैसे अनुवादक एक नई जिंदगी अनुवाद को दे देता है। तो इसलिए हम जिन बिंदुओं पर इनके संदर्भ में चर्चा करेंगे वे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अनुवादक का कार्य, स्वतंत्रता एवं निष्ठा के प्रश्न, इन क्वेश्चन ऑफ फ्रीडम एंड फाइडेलिटी इन ट्रांसलेशन। फिर आफ्टर लाइफ इन ट्रांसलेशन, यानी अनुवाद में उत्तर जीवन कैसे आता है। और फिर इनकी जो महत्वपूर्ण स्थापनाएं हैं उनमें प्रमुख ये भी है कि लॉ ऑफ ट्रांसलेटेबिलिटी, और फिर वे बताते हैं लिटरलिज्म इज नॉट फाइडेलिटी, या इसको इस रूप में देखें कि फाइडेलिटी इज नॉट लिटरलिज्म, यानी निष्ठा शब्दानुवाद नहीं। तो इन बिंदुओं पर संक्षेप में देखते हैं कि क्या निष्कर्ष निकलता है। जब टास्क ऑफ ट्रांसलेटर निबंध वो लिखते हैं, बहुत रोचक ढंग से वे बताते हैं कि ये जब कोई म्यूजिशियन म्यूजिक बजाता है, जब कोई पोएट पोएट्री लिखता है, जब कोई संगीतकार संगीत बजाता है, जब कोई कवि जब कोई कविता लिखता है, और जब कोई सिम्फनी बजाता है, तब उसे ये नहीं पता है कि वह किस रूप में सुना जाएगा, समझा जाएगा, जाना जाएगा। तो इस दृष्टि से देखें तो वही कहते हैं कि जब किसी को पता नहीं होता है, एक कंपोजिशन होता है, एक तरह की सामूहिक अभिव्यक्ति के रूप में उसे ग्रहण किया जाता है, और जो रचयिता है, जो क्रिएटर है, क्रिएटर डजंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटकम ऑफ द क्रिएशन। जो रचनाकार सर्जक है उसे नहीं पता है कि इसका क्या परिणत होने वाली है। तो इस दृष्टि से अनुवादक को भी कैसे पता होगा कि अनुवाद जो उसने किया है वो किस मुहाने पर जाएगा, कैसा अनुवाद होगा। इसी चर्चा के क्रम में वे कहते हैं कि अनुवादक की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो अनुवादक की भूमिका ये होनी चाहिए सबसे पहले कि वो देखे, he or she must know the law governing translation। तो अनुवाद को नियंत्रित करने वाले नियम की जानकारी उसे होनी चाहिए, अनुवादक। और ये क्या है? निश्चित रूप से ये
अनुवाद को नियंत्रित करने वाला या उसे रेखांकित करने वाला जो नियम है वो है दैट इज नथिंग बट ट्रांसलेटेबिलिटी, अनुवाद्यता। अनुवाद का सबसे बड़ा नियम अनुवाद्यता है। अगर कोई कार्य अनुदित हो ही नहीं सकता, उसमें अनुवाद्यता है ही नहीं, तब वो सही ढंग से अनुवाद नहीं हो सकता। इसीलिए ये प्रश्न उठाया जाता है कि प्रॉब्लम ऑफ अनट्रांसलेटेबिलिटी, अनुवाद्यता की समस्या कहाँ उत्पन्न होती है और कैसे उसका समाधान किया जाना चाहिए, कैसे उसका समाधान निकल सकता है। तो फिर हम देखें कि फ्रीडम ऑफ ट्रांसलेटर एंड इशू ऑफ आइडेंटिटी, कहते हैं कि ये द्वैत नहीं है, इसके बीच सामंजस्य बनाने की जरूरत है। कैसे सामंजस्य बनाने की जरूरत है? सामंजस्य इस तरह से बनाया जा सकता है कि अनुवादक कितना स्वतंत्र है और जो निष्ठा उसकी होनी चाहिए मूल के प्रति वो कितनी होनी चाहिए। इसका जब समुचित रूप से साहचर्य नहीं बनेगा, इसके बीच में एक टाई अप नहीं होगा, तो एक समस्या उत्पन्न होगी। और वो खतरा किस रूप में दिखाई देगा? वो खतरा इस रूप में दिखाई देगा कि मूल के प्रति निष्ठा बचाने के क्रम में कहीं अनुवादक की स्वतंत्रता न बाधित हो जाए और इसके विपरीत कहीं ऐसा न हो जाए कि निष्ठा की रक्षा में अनुवादक अपनी स्वतंत्रता ही खो दे। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो न केवल आज उपयोगी हैं बल्कि आज ज्यादा संदर्भवान बन गए हैं। और कभी कभी आश्चर्य होता है कि 100 साल पहले कैसे वाल्टर बेंजामिन ने इन प्रश्नों को समझा। फिर दूसरा प्रश्न उठता है कि अनुवाद किसके लिए किया जाता है। तब वे प्रश्न उठाते हैं कि इज ट्रांसलेशन मेंट फॉर दोज हु कैन अंडरस्टैंड द ओरिजिनल, क्या अनुवाद उनके लिए किया जाना चाहिए जो मूल कृति को समझ सकते हैं? स्पष्ट रूप से उनके लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो उनका आशय क्या है कि अनुवादक को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पाठक है वो मूल पाठ से परिचित नहीं है, वो जानता ही नहीं है कि क्या है इसमें। और जब वो जानता ही नहीं है तब आप एक तरह से उसके चश्मदीदी गवाह बन करके आते हैं और प्रथम हस्ताक्षर के रूप में उसे एक ऐसी रचना उपलब्ध कराते हैं जो ये नहीं जानता कि इसका लेखक कौन है, या अगर लेखक के रूप में जानता भी है तो उसके रचना के सरोकारों से वो परिचित है। यानी अनुवाद का ध्येय ये नहीं होना चाहिए कि जो मूल पाठ को पढ़ सकता है हिंदी अंग्रेजी में या बांग्ला में जर्मन में संस्कृत में वो अनुवाद पढ़ेगा, नहीं। उसका लक्ष्य ये होना चाहिए कि शायद वो मूल पाठ को जानता ही नहीं है, तो जो हम इसके सामने परोस रहे हैं वो मूल के समान ही है और इसमें ये महत्वपूर्ण बात निहित होनी चाहिए, इसलिए उसे न्याय करना चाहिए। इसी क्रम में वे प्रश्न उठाते हैं आफ्टर लाइफ इन ट्रांसलेशन, यानी रचना प्रक्रिया इस तरह से सामने आती है कि रचना का जीवन अलग बन जाता है। यानी जैसे कोई व्यक्ति मरने के बाद जैसे पुनर्जन्म के उदाहरण, तो अनुवाद को भी इसी संदर्भ में वो देखने की कोशिश करते हैं कि जैसे अनुवाद प्रक्रिया से कोई रचना गुजरती है तो ऐसा लगता है कि उसकी एक नई जिंदगी बनने वाली है। ये आफ्टर लाइफ है। और आफ्टर लाइफ में क्या हो सकता है? आफ्टर लाइफ में असल में ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यह रचना कितनी मूल्यवान होगी, कितनी विशिष्ट होगी, ये मूल से कितनी जुड़ी होगी और मूल से कितनी भिन्न होगी। इन सब चीजों को समझने देखने की जरूरत है। तो संक्षेप में हमने वाल्टर बेंजामिन के विचारों को समझा। अब हम समझते हैं एजरा पाउंड। एजरा पाउंड के बारे में हम जानते हैं कि अंग्रेजी के विशिष्ट कवि हैं, बिंबवादी हैं, इमेजिज्म पर यकीन करने वाले हैं, बिंबवाद के पक्षधर हैं। और एजरा पाउंड तो यहाँ तक कहते थे कवि का नागरिक कर्तव्य क्या है? बिंब निर्माण करना।
जैसे मनुष्य का नागरिक कर्तव्य होता है, वैसे कवियों के भी नागरिक कर्तव्य। तो कवि का नागरिक कर्तव्य क्या है? कवि की नागरिकता की रक्षा के लिए उसे एक नया बिंब प्रस्तुत कर देना चाहिए, एक नया बिंब रच देना चाहिए। और ये इमेज कैसे होता है कि बिंबवादी कविता के वो पक्षधर थे, और इसको क्रियान्वित करने के लिए कहना जरूरी है कि जब तक बिंब की रचना नहीं करेगा कवि, तब तक शायद वो अच्छी कविता नहीं रच पाएगा, अच्छा बिंब नहीं रच पाएगा। तो अब वो अनुवाद को किस रूप में देखते हैं? अनुवाद को वे इस रूप में देखते हैं कि एक तो वे आधुनिकतावादी व्यक्ति और कवि हैं, तो पॉजिटिविज्म में यकीन करते हैं और मॉडर्निज्म में यकीन करते हैं और तार्किकता पर विचार करते हैं। इन सभी अवधारणाओं से प्रेरित होकर के एजरा पाउंड ऐसी रचना प्रस्तुत करते हैं। वो स्वयं अनुवादक रहे हैं, बिंबवादी प्रमुख कवि रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं। अब वो अपनी रचना प्रक्रिया के साधनों से, उसके उपकरणों से एक नए भूगोल, एक नए पाठ, एक नए परिवेश की रचना। वो परिवेश क्या है? वो परिवेश जैसा हम जानते हैं वो ये है कि वो इंटरप्रिटेशन और एसोसिएशन की बात, यानी अनुवादक किस रूप में अपने कार्य करता है, वो स्वायत्तता, ऑटोनॉमी उसको मिलनी चाहिए। वैसी है ऑटोनॉमी जैसे कि रचनाकार को मिलती है। ये ऑटोनॉमी कैसे होगी? ये ऑटोनॉमी इस तरह से होगी जैसे रचनाकार की स्वायत्तता। और कैसे रचनाकार की स्वायत्तता होती तो क्या करता है? वो जिस दिशा में चाहे अपनी रचना की गाड़ी का पहिया घुमा सकता है। तो उसे क्या क्या छूट मिलती है? पहली बात तो ये कि अपने ढंग से वो अपनी रचना की व्याख्या कर सके, अपने ढंग से उसको ले जाए, और साहचर्य का बोध होना चाहिए। तो ये जो है, यही मेरिट्स, यही विशेषताएं असल में अनुवाद की विशेषताएं भी बन जाती हैं। और अनुवाद की इन्हीं विशेषताओं के संदर्भ में वॉल्टर बेंजामिन बताने की कोशिश करते हैं कि जो इंटरप्रिटेशन है वो कितना विशिष्ट होना चाहिए, और फिर इसी इंटरप्रिटेशन के अनुसार अकोमोडेशन भी होना चाहिए, साहचर्य भी। तो इस दृष्टि से देखें तो हम क्या पाएंगे? हम पाएंगे कि अनुवाद को भी वो दो रूपों में रेखांकित करते हैं, उसकी दो तरह की व्याख्या है। क्या? एक व्याख्या ये होती है कि ट्रांसलेशन जो है क्या है? इंटरप्रिटेशन। और दूसरी व्याख्या क्या है कि ट्रांसलेशन एक तरह का एकोमोडेशन। अब इंटरप्रिटेशन और एकोमोडेशन के इसी तर्क के अनुसार उन्होंने गाइडो का अनुवाद किया था। और गाइडो का जब अनुवाद किया था तो आप जानते हैं कि गाइडो रोजिटो की रचना है और इटालियन भाषा में लिखी गई है। और इसी क्रम में वे भी बताते हैं कि नहीं, असल में कितनी छूट, कहाँ तक छूट, कैसे छूट ली जानी चाहिए, और क्या रचनाकार की इस परिधि में हस्तक्षेप उचित है अनुवादक की? क्या किसी को ये छूट है कि वो अर्थ का अनर्थ कर दे? क्या किसी को इस तरह की छूट मिलनी चाहिए कि वो अपने ढंग से उसके अर्थ विन्यास को, सौंदर्य स्वरूप को, उसके एस्थेटिक्स को बिगाड़ दे? कई उदाहरणों से उन्होंने बताने की कोशिश की कि ये जो गाइडो का अनुवाद उन्होंने किया, और जब करना चाह रहे थे तो उनको पता ही नहीं था गाइडो है क्या। उन्होंने रोजिटो के बारे में तो जाना था, अनुवाद प्रक्रिया के माध्यम से उन्होंने समझा, जाना, लेकिन उसकी सीमाओं को भी उन्होंने उजागर किया। ये उनके प्रत्यक्ष अनुभव
जो एक्सपीरियंस्ड रियलिटी है, स्वानुभूति है, अपने निजी अनुभवों के आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले और दूसरों के अनुभव के आधार पर भी उसकी व्याख्या की। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो टास्क ऑफ ट्रांसलेटर है वो किस रूप में देखे, तो जैसे मैंने बताया कि वो अकोमोडेशन की बात करते हैं, वो इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, और इस अकोमोडेशन और इंटरप्रिटेशन की पूरी प्रक्रिया में, इसकी प्रोसेस में असल में क्या होता है, उनके अनुसार एक नई रचना का जन्म हो जाता है, एक नई रचना जन्म लेती है, एक नई रचना का जो है विन्यास हो जाता है, उसका जन्म होता है, उसकी जो स्थितियां हैं वो बनती हैं, और इस रूप में हम देखते हैं कि कैसे एक नई रचना स्वतंत्र रूप में सामने आती है, विशिष्ट हो जाती है। ये देखना, ये समझना जरूरी। अब ये भी देखें कि सर्जक और अनुवादक के रूप में उन्होंने कौन कौन सी नई बातों की। तो संक्षेप में पहली बात तो ये कि उन्होंने गाइडों के अनुवाद के अपने निजी अनुभव के आधार पर ये बताने की कोशिश की कि कैसे कभी कभी अनुवादक अपनी परिधि से, अपनी जुरिस्डिक्शन जिसे कहते हैं, उससे आगे जा करके और एक नए भूगोल की रचना कर देता है, एक नई दुनिया रच देता है, और इस क्रम में वो शायद मूल कृति के साथ कुछ अन्याय करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये बताई कि कैसे जो रचनाकार की स्वायत्तता है, वो स्वायत्तता की मनमानी व्याख्या कैसे हो जाती है, और कैसे वो व्याख्याकार के रूप में और एक सहचर के रूप में सामने आता है। अब सहचर का अर्थ ये है कि जैसे जैसे अनुवाद होता है, जैसे खुद ही अनुवादक रचना का नई रचना बनाने जा रहा है, लिखने जा रहा है, उसको नए रूप में प्रस्तुत करने जा रहा है। इसको यूं कहें कि एक मूर्तिकार ने एक मूर्ति बनाई, लेकिन उसका जो पेंटर है वो मूर्ति की आंख, नाक, कान उसको अपने ढंग से बना सकते हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो जो रचनाकार की भूमिका है उससे कितनी जुड़ती है अनुवादक की भूमिका, ये भी समझने की, और अनुवादक किस तरह से उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। अब हम तीसरे अनुवाद चिंतक की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं, और ये अनुवाद चिंतक भी रचनाकार भी है, और ये सर्जक, रचनाकार, कथाकार, और उससे भी अधिक एक प्रस्तावक। उन्होंने कुछ नई, बिल्कुल मौलिक ढंग से नई स्थापनाएं प्रस्तुत की, जो कि एक दौर में बहुत विवादित भी रही, लेकिन इनकी महत्ता, विशिष्टता इनकी इसी विलक्षण कृति के आधार पर हुई, जिसका नाम था ललिता। हम सभी परिचित होंगे, और ऐसे विचारक, चिंतक और अनुवादक हैं व्लादिमीर नोवाकोव। हम जानते हैं कि व्लादिमीर नोवाकोव, इन्होंने रूसी भाषा में रचना की, और इनकी रचना ललिता पर इन्हें पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य का। लेकिन ये एक दौर में अत्यंत विचारोत्तेजक और विवादित कृति भी हुई। ललिता में असल में पूरी रचना कोर्ट सीन पर आधारित है, न्यायालय की बहस पर केंद्रित है, और उस न्यायालय की बहस को ध्यान में रख करके बातें हुई हैं। उन्होंने स्वयं ललिता का अनुवाद नहीं किया है, लेकिन वो मूलतः रूसी भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद करते थे, और उनकी रचना का अनुवाद वैश्विक स्तर पर हुआ। अमेरिका में नैतिकता को लेकर के उसको, उस बात पर केंद्रित होकर बहस हुई। इस पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित नहीं करूंगा। संक्षेप में ये कि ललिता एक अवयस्क लड़की की कहानी है, और कैसे उसके लिए एक व्यक्ति उसके प्रति आकर्षित होकर उसकी माँ से विवाह करता है,
और उसके साथ साहचर्य स्थापित करता है और उसे सहमति का संबंध बताया जाता है, लेकिन अदालत की पूरी प्रक्रिया में माना जाता है कि अवयस्क की सहमति का संबंध कोई मायने नहीं रखता। लेकिन इसको लेके एक नई बहस नैतिकता पर शुरू हो गई, कानूनी पक्ष से देखा जाने लगा। बहुत ही विचारोत्तेजक, रोचक और संक्षिप्त, किंतु इतना सुव्यवस्थित विन्यास है। इसकी नैतिकता के पक्ष को एक किनारे कर दें अगर, तो अत्यधिक ऊर्जावान और विचारोत्तेजक उपन्यास ये माना जाता है। ऐसे ही रचनाकार व्लादिमीर नोवाकोव ने जब पुश्किन की रचना का अनुवाद किया ओन्जिन की, तो उसके हवाले से उनके जो निजी निष्कर्ष थे, जो उनके कुछ साक्ष्य थे, उनके निजी अनुभव थे, उसके आधार पर उन्होंने बताने की कोशिश की। तो उन्होंने बताया कि कैसे ओन्जिन का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय क्या क्या कठिनाइयां हो सकती। उन्होंने बताया कि अंग्रेजी कोई इस तरह से उस परिवेश को व्यक्त नहीं कर सकती है, अंग्रेजी भाषा, जिस तरह से वो मूल रचना में है। तो ये जो समस्या है वो केवल अंग्रेजी रूसी भाषा की समस्या नहीं है, किसी भी भाषा की समस्या हो सकती है। यानी कि सिस्टर्स लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, भगिनी भाषाएं कहते हैं, एक ही परिवार की भाषाओं के बीच में भी जब अनुवाद की प्रक्रिया होती है तो उसमें कठिनाइयां आ जाती हैं, और इन कठिनाइयों का कैसे विश्लेषण विवेचन किया जाए इसको भी समझ। इस प्रक्रिया में उन्होंने बताया कि असल में अनुवाद करते समय जितनी कठिनाइयां अनुवादक झेलता है, जितना सामना करता है उन कठिनाइयों का, उसकी समस्या ये है कि उसके साथ कैसे सही ढंग से न्याय हो, ये देखने की जरूरत है। अब उन्होंने एक ऐसी बात बताई जो ज्यादा रोचक है और संदर्भवान। बताई कि जो ट्रांसलेशन रिव्यू किया जाता है, वे लोग रिव्यू करते हैं जो मूल पाठ से परिचित ही नहीं, उन्होंने देखी नहीं होती है कि रचना कैसी है। अब वो निकालते हैं यह निष्कर्ष कि अच्छा अनुवाद है, खराब अनुवाद है, बिना मूल पाठ को पढ़े। तो क्या ऐसी छूट मिलनी चाहिए? अनुवाद की प्रक्रिया में ये छूट देना कितना उपयोगी है, कितना अनुपयोगी है, ये एक बहुत ही विचार उत्तेजक बात में रखते हैं। और हमें सचमुच ये ध्यान देने की जरूरत है कि क्या अनुवाद की टिप्पणियां, अनुवाद की समीक्षा का अधिकार उन कथाकारों, लेखकों, विचारकों या अनुवादकों को है जिन्होंने स्वयं मूल पाठ को पढ़ा ही नहीं। क्या न्याय करेंगे कि अनुवाद अच्छा हुआ या बुरा हुआ? जब तक उनको उसका ज्ञान ही नहीं है तो क्या बताएंगे? तो डोमेन नॉलेज का ज्ञान न होना, मूल कृति से अपरिचित होने के बावजूद अगर कोई समीक्षक ये कहता है कि अच्छा अनुवाद है, तो इसका मतलब ये है पठनीय है, रीडेबल है, तो वो अपने मानक तय करता है, जो कि उचित नहीं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात वो बताते हैं कि असल में लिटरलिज्म को लेकर के बड़ी टिप्पणियां की गई हैं शब्दानुवाद के संदर्भ में। तो शब्दानुवाद का अर्थ प्योर एब्सोल्यूट एक्यूरेसी नहीं है। लिटरलिज्म इज नॉट एब्सोल्युटली accurate or literalism is not absolute accuracy. पूर्ण सत्यता की जांच करने का पैमाना शब्दानुवाद नहीं। अब फिर कुछ लोग कहते हैं कि इसमें तो शब्दानुवाद का अर्थ यह नहीं होता है कि आप देखें कि ठीक ठीक 100% मक्षिका, स्थानीय मक्षिका, जिसे हम अपनी भाषा में, संस्कृत में जानते हैं मुहावरे के तौर पर कि मक्खी की जगह मक्खी रख दीजिए, ऐसा नहीं होता।
और उस निष्कर्ष पर पहुंचना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात कि लिटरलिज्म को लेकर भ्रांतियां बहुत है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिस इंटरप्रिटेशन है। वो कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग है? वो इस तरह से है कि लिटरलिज्म जो मानता है वो गलत करता है। अब समस्या क्या है? कहेंगे कि ये इस चीज में आ गया मूल पाठ में उसका अनुवाद करते समय, तो क्यों आया? अनुवादक को दोष देने के पहले जाके वहां देखिए, दिस इज ए प्रॉब्लम विच इज रिलेटिंग टू द ओरिजिनल। समस्या ऐसी है जिसका सरोकार सिर्फ मूल पाठ से, उसके लिए अनुवादक को दोष देना या अनुदित भाषा को दोष देना, यानी लक्ष्य भाषा को दोष देना उचित नहीं। तो क्या करना चाहिए? हमें देखना चाहिए कि क्या मूल भाषा के मुहावरे में जब बात सही लिखी नहीं गई है तो कैसे होगी। अक्सर ये कार्यालय अनुवादों के बारे में कहा जाता है कि बहुत हिंदी में अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद के उदाहरण से हम बात करते हैं। लोग क्या कहते हैं, इतनी जटिल है, बोझिल है, हो ही नहीं पाती, समझ में नहीं आती। अनुवाद जटिल हो गया, मूल से भी ज्यादा कठोर हो, दुष्कर है समझ। अनुवाद को तो आप बिल्कुल सही है, सहज बोधगम्य होना चाहिए, पर मूल पाठ के लेखक से भी तो पूछिए कि इतना जटिल, संवेदनशील, संश्लिष्ट विषय चुनते समय क्यों ऐसे ऐसे शब्दों का व्यवहार किया जाता है जिसके पर्याय के रूप में सहज और बोधगम्य शब्द उपस्थित है। तो लिखने वाले को भी तो सोचना चाहिए। आप देखिए महात्मा गांधी की अंग्रेजी कितनी सहज बोधगम्य। खुशवंत सिंह एक लेखक थे, उनकी भाषा के को समझने के लिए डिक्शनरी खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो सहज शब्दों के माध्यम से कठिन बातों को भी कह सकते। जब रचनाकार अपनी विद्वता प्रदर्शन करता है तो अनुवादक की सीमा हो जाती है कि उसके लिए उचित संदर्भवान शब्दों का प्रयोग करे, खोजे, और इस प्रक्रिया में वो विवश हो जाता है। तो इस दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है। तो उसकी भ्रांतियों को भी इन्होंने दूर किया। संक्षेप में हमने आज 3 रचनाकार अनुवाद चिंतकों के विषय में आप लोगों के साथ अपने विचार रखे। वे हैं अनुवाद चिंतक और साहित्यकार वाल्टर बेंजामिन, प्रमुख अंग्रेजी कवि एज़रा पाउंड और रूसी कथाकार और अनुवादक व्लादिमीर नोवाकोव। आशा है ये चर्चा आपको उपयोगी लगी। धन्यवाद।